नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ इस पर भरोसा कर रहे हैं और कुछ कहीं ना कहीं इनको कोस भी रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा लग रहा है कि इस एग्जिट पोल ने बूस्टर डोज दे दिया हो। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने के लिए नए नए बयान भी दे रही है। इस समय ये एग्जिट पोल वास्तव में सही है? और इसमें एक ट्वीट हमने देखा, एक वरिष्ठ पत्रकार BS टीवी के एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी का एक ट्वीट हमने देखा। उन्होंने कहा था कि यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें मिलती हैं तो हम जो 20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो हमारा अनुभव है, हम समझेंगे कि हमारा अनुभव बिल्कुल बेकार है, हमें नए सिरे से पढ़ाई करना चाहिए पत्रकारिता की। आज हमारे साथ में BS टीवी के एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया और वास्तव में एग्जिट पोल जो दिखाया गया है वो सच्चाई के कितनी नज़दीक है। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि इस चुनाव के दौरान प्रवीण दुबे जी ने मध्य प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों का खुद भ्रमण किया है और खुद जाके जमीन पे उतर के माहौल देखा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, कल आपका एक ट्वीट देखा और वो ट्वीट भोपाल के पत्रकार जगत में बड़ा चर्चा का विषय था। आपने अपनी 20 साल की पूरी पत्रकारिता को दांव पे लगा दिया। आपने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में भाजपा को 150 से ऊपर सीटें मिलती हैं तो हमें पत्रकारिता छोड़ के और फिर नए सिरे से कोई ऐसी पढ़ाई करना चाहिए। मतलब आपके मन में क्या चल रहा था? वैसे मैं लगभग 30 साल हो गए, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि हम लोगों की जब पत्रकारिता की शुरुआत थी तब आप जर्नलिस्ट हो गए थे, आप हमसे ज़्यादा सीनियर हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा, मैंने जो ट्वीट किया, उसके पीछे उद्देश्य ये था रविंद्र सर मेरा कि हमने जो पढ़ा कि भाई कैसे आप इलेक्शन की कवरेज करोगे, चीज़ें हम जर्नलिस्ट क्यों पहचाने जाते हैं, हमसे आशय ये जो कौम है कि भाई सूंघ लेता है वो कि माहौल क्या चल रहा है आप लोगों से बात करके। ये जो एग्जिट पोल बता रहा है 160 इसलिए चौंकाने वाला है कि ये इन्होंने भी उन्हीं से बात की होगी, हमने भी उन्हीं से बात की है, ये भी उन्हीं मुद्दों को लेके बात कर रहे होंगे, हम भी उन्हीं मुद्दों को बात करके लेके कर रहे हैं। तो अगर और उनकी तालीम भी कमोबेश वैसी होगी भाई, यदि हम माखनलाल में पढ़े हैं तो IIMC में पढ़े होंगे। तालीम सेम, अनुभव में हो सकता है मैं ज़्यादा हूँ उन लोगों से, फिर हमारे फिगर और उनके फिगर में अंतर क्यों है। इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं कोसूंगा कैसे, तो मैं अपनी तालीम को कोसूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं सूंघ पाया 160 और वो 160 सूंघ ले रहे हैं तो फिर मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। तो आपका फिगर क्या कह रहा है? और आप बिल्कुल बिंदास बताइए, जो होगा वो तो कल होना ही है। आपका फिगर क्या कह रहा है और आपने जो मेहनत की है फील्ड में उतर के जो देखा है वो क्या देखा है? देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आखिरी जो है निर्णय में अगर कोसूंगा किसी को, रविंद्र सर ने जो शब्द इस्तेमाल किया कोसना, तो मैं तालीम को ही कोसूंगा कि मैं समझ नहीं पाया इतने साल के बाद। 30 साल हो गए, लगभग 93 में हो गया था मैं जर्नलिस्ट। तो मेरा फिगर जो कह रहा है कि बहुत नेक टू नेक फाइट है और फायदे में कांग्रेस है, मतलब एज में दे रहा हूं कांग्रेस को। फाइट नेक टू नेक है और एज है कांग्रेस को। लेकिन ये जो नतीजे आ रहे हैं सुनामी की शक्ल में, दो चीजें मैं जरूर आपसे, सर आप बहुत सीनियर हो, आपसे करूंगा। ये सुनामी की शक्ल में, लैंडस्लाइड विक्ट्री की शक्ल में तब आता जब ये लगता है कि भाई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया। वो पूरे स्कूल एक नंबर हो गए, अस्पताल एक नंबर हो गए, सड़कें एक नंबर हो गई, बिजली एक नंबर हो गई, तो फिर लोग भर भर के वोट करते हैं। सिर्फ एक लाडली बहना जो लोग कह रहे हैं कि भाई गेम चेंजर होगा, तो 2.5 करोड़ 2 करोड़ 70 लाख महिलाएं हैं, 1 करोड़ 20 लाख जनसंपर्क का अमला क्लेम करता है कि लाडली हैं। तो अगर हिंदी का मैं विलोम करूं तो 1 करोड़ 70 लाख तिरस्कारी बहना और 1 करोड़ 20 लाख लाडली बहना। तो ये अगर तिरस्कारी और लाडली दोनों ने भी वोट किया होगा, वोटिंग शेयर बढ़ा केवल 2%। और मैं ये जरूर बता देता हूं, 2018 का एक फिगर मैंने अभी आपके आने के पहले होमवर्क किया था कि भाई 2018 के चुनाव में 41 सीटों पे 80% से ज्यादा वोट किया था महिलाओं ने। 27 पे कांग्रेस जीती थी, बीजेपी 12 पे जीती थी। इस बार हम इसे पलट भी दें, मान लीजिए कि ठीक है 80% से ज्यादा वोट इस बार भी हुआ, कुछ एक सीटों में 72 सीटों में हुआ लगभग, तो भी 160 फिगर अगर पहुंच जाएगा तो मैं फिर उस बात पे कायम हूं कि मैं पत्रकारिता की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या पॉलिटिक्स पढ़ाने वाली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जरूर जाके एक बार समझूंगा कि मुझसे कहां चूक हुई। हाँ प्रवीण जी, आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी किसी के पक्ष में लहर थी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें? आप जब 200 सीटों पर गए हैं तो आपको कोई वेव दिखी क्या, या तो सत्ता के पक्ष में या सत्ता के खिलाफ?
देखिए सर, लहर तो मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि परिवर्तन की लहर थी। यही हम भी कह रहे हैं कि भाई समझ कैसे नहीं पाए हम लोग, अगर एग्जिट पोल को सही माने तो परिवर्तन की लहर ज़्यादातर जगह थी। बीजेपी का कार्यकर्ता भी अपनी ही पार्टी के बहुत सारे लोगों से नाराज था। आप देखें कि अमित शाह जी से लेकर तमाम लोगों ने ज़्यादा फोकस इस बात पे किया कि भाई कार्यकर्ताओं को एक करना है। एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट के खिलाफ थी, जो दिखती थी। लोग परिवर्तन की बात करते थे। एन वक्त में लाडली आई, इससे इनकार नहीं कि लाडली ने शिफ्ट किया। लाडली फाइट में ला रही है बीजेपी को। लाडली अदरवाइज 3 महीने पहले तक बीजेपी मतलब कांग्रेस वन साइडेड दिख रही थी, तो फाइट में लाने के कारण ही तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई कांटे का मुकाबला था और कांग्रेस को ऐसे लग रहा था कि कुछ फायदा होगा या खींच खांच के गवर्नमेंट बना ले या कुछ फायदा होगा। ऐसे बीजेपी के लिए लैंडस्लाइड जैसा तो माहौल बिल्कुल नहीं दिखा। कल हमारे राजेश बादल जी वरिष्ठ पत्रकार जी से बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो एग्जिट पोल है ये कोई भजन करने नहीं आए हैं, ये कोई धर्मशाला नहीं चला रहे, ये कंपनियां भी पैसा कमाने आई हैं। तो हम ये माने कि एग्जिट पोल वाली जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल हैं और मैनेज हुई हैं। सर देखिए, जो मशीन नहीं है वो सब मैनेज होता है। आजकल तो मशीन भी मैनेज होती है। मैनेज इस पे तो ये, और मैं बिल्कुल राजेश जी की बात से सहमत हूँ। वो बहुत बड़े बड़े संस्थान में वो भी रह चुके हैं कि एग्जिट पोल और कितना साइंटिफिक है इस पे भी बात कई बार उठती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ा करार चैनल के साथ करती हैं। जब बड़ा करार चैनल के साथ करती हैं तो जाहिर बात है सर्वे करने वाली जो इलेक्शन के लिए सर्वे करती हैं कि कौन कहाँ से जीत सकता है, जब वो मैनेज हो सकते हैं तो फिर एग्जिट पोल भी मैनेज हो सकता है। कल हमने सोशल मीडिया पे एक नई जानकारी देखी। अमूमन इस तरह की जानकारियां कोई डालता नहीं है कि जिन चैनल ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है उन चैनल को सरकारों ने कितना पैसा दिया है, कितने विज्ञापन, 5 करोड़ दिया है, 6 करोड़ दिया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जिस तरह की कल सोशल मीडिया पे आई हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या ये जो विज्ञापन उन कंपनियों को चुनाव से पहले मिला है उसका ये असर दिख रहा है आपको? देखिए, अब ये कितना सही है कितना गलत है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सही है कि जब आप किसी के लेनदार हो जाते हो तो जाहिर बात है कि भाई आपको कुछ ना कुछ उसे कैश या काइंड की शक्ल में लौटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल तय बात है कि भाई अगर अपेक्षा से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा, तय सीमा से ज़्यादा अगर दिया होगा, मैंने नहीं वो वाला देख पाया, लेकिन अगर दिया होता है तो जाहिर बात है कि भाई सरकारें भी व्यापारी की तरह ही काम करती हैं कि भाई मुफ्त में क्यों देंगी। अगर देंगी तो बदले में कुछ ना कुछ डिलीवर चाहेंगी। अब वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हाँ ये तय बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी पैसा देगा और क्षमता से ज़्यादा देगा तो बदले में कुछ ना कुछ चाहेगा, ये तय बात है। प्रभु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो पूछा जा रहा है कि यदि वास्तव में यदि ये सही होते हैं, टक्कर भी आप बता रहे हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकरण अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाती है, तो आपको क्या लगता है सीएम कौन हो सकता है? और जो 7 सांसद जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय महासचिव, आपने देखा कल कैलाश विजयवर्गीय जी की मीटिंग भी हुई है कल अमित शाह जी के पास, आज वो फ्लाइट से लौट भी आए हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा सीन किस तरह से देख रहे हैं? मुख्यमंत्री पद के लिए क्या वाकई खींचतान हो सकती है या हाईकमान जिसने कह देगा बाकी सब चुप बैठ जाएंगे? देखिए, मुझे मोटा मोटा ये लगता है, मैं आपकी तुलना में कम अनुभव रखता हूं, लेकिन आपने एक नाम छोड़ दिया। आप देखिए कि कल जेपी नड्डा लंच करते हैं सिंधिया जी के यहाँ, राष्ट्रपति लंच करती है सिंधिया जी के यहाँ, अमित शाह लंच करते हैं सिंधिया जी के यहाँ, मोदी जी लंच करते हैं सिंधिया जी के यहाँ, और पार्टी के अध्यक्ष लंच करते हैं सिंधिया जी के यहाँ। और एक बात जोड़ देता हूं, मोदी जी ग्वालियर में आते हैं तो सिंधिया जी को पहली बार अपना दामाद बता के जाते हैं। बिल्कुल, तो एक वो नाम हमें नहीं भूलना चाहिए बाकी की कैलाश जी की मीटिंग के अलावा। लेकिन इन सब के अलावा मुझे ये लगता है रविंद्र जी कि यदि मान लीजिए गवर्नमेंट बना लेती है बीजेपी, तो टिकट वितरण आप गौर से देखें तो उसमें बहुत सारे नाम शिवराज जी के हैं। हमको ऐसे लगता है कि जब भी वहां दिल्ली में बात उठेगी कि भाई क्या रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि ये चेहरा नहीं थे, क्या नया नाम लाना चाहिए, तो हो सकता है कि शिवराज जी जो उनका आदत है विनम्रता वाले भाव में वो कहेंगे कि एक बार विधायक दल से बात कर सकते हैं और विधायक दल फिर जाहिर तौर पर नाम शिवराज जी का लेगा। लेकिन इस बात में मैं जितना उनको समझ पाया इतने दिन में, शिवराज जितना मैंने जाना, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो विड्रॉ करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत आसानी से शांत बैठने वाले व्यक्ति हैं। एक और आखिरी प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में हाईकमान नहीं चाहता था, इसके बाद भी शिवराज जी की जिद मान लें अपन कि 34 में से 32 मंत्रियों को टिकट दी गई, एक मंत्री ओपीएस भदौरिया की टिकट काटी और यशोदा जी को घर बिठाया गया। आपको क्या लगता है कि ये मंत्री, कितने मंत्री वापस आ रहे हैं चुनाव? क्योंकि आपने पूरा मूल्यांकन किया हुआ है, एक एक मंत्री के नाम पर आपने कोई टिक भी लगा रखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ,
पर क्या लगता है कितने मंत्री घर बैठेंगे? मैं तो 7 से 8 मंत्रियों को बैठा रहा था घर। अब यही मेरे लिए भी चौंकाने वाला है वो एग्जिट पोल देख के भाई। और मैं बैठा रहा था मतलब प्रवीण दुबे इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, जो हमने जा के वहां पे देखा तो लग रहा था 7 या 8 मंत्री हार रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का एग्जिट पोल आया वो तो बता रहा है कि अलग ही तरह की तस्वीर पेश कर रहा है। शिवराज जी का अगर आप देखें, जैसे आपने कहा कि वो केंद्र ने उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद समानांतर उनने अपना वो चलाया। केंद्र ने कहा कि यात्राएं नहीं निकलेंगी एक साथ, उन्होंने कहा ठीक है, सारे कलेक्टर उनके थे उस समय, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं था, तो उन्होंने एक यात्रा निकाल दी, उसका कुछ नाम दिया उन्होंने, विकास यात्रा, वो उन्होंने निकाल दी। फिर उन्होंने कहा भाई इनके टिकट, तो आप देखें कोई मुफ्त की योजना शुरू नहीं करेंगे। मुफ्तखोरी को लेकर मोदी जी आलोचना करते थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने 2 योजना शुरू कर दी। तो विनम्रता के साथ आला नेतृत्व को कैसे चैलेंज करना है, ये गुण शिवराज जी को बहुत अच्छे से आता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्हें आसानी से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। प्रवीण जी, मैं एक और सवाल पूछने का अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, और वो सवाल ये है कि यदि कोई भी सरकार मध्य प्रदेश में आए, कल जब हम इस समय बैठे होंगे तो मध्य प्रदेश में सरकार का चेहरा क्लियर हो जाएगा। सरकार कोई भी आए, कमलनाथ जी बने, शिवराज जी बने, सिंधिया जी या बीजेपी कांग्रेस कोई भी आए, लेकिन जिस तरह के संकल्प पत्र और वचन पत्र पब्लिक के बीच में दिए गए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें पूरा करने के लिए अब 3.5 लाख करोड़ के बजट के नहीं, 7 लाख करोड़ के बजट की जरूरत होगी। मध्य प्रदेश पे संसाधन नहीं है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हम ब्याज में 50,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ऐसे में ये जो संकल्प पत्र और इस पे वचन पत्र में वायदे किए गए हैं, क्या ये पूरे हो पाएंगे? सरकारें चल पाएंगी? सरकारों के चलाने में कितनी कठिनाई आएगी, आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। ये तो जो भी औसत समझ रखने वाला व्यक्ति है वो ये जान रहा है, और आम वोटर बेचारा नहीं समझ पाता। आप देखिए कि जैसे मुफ्त के विज्ञापन या मुफ्त की चीज़ों में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें छोटा स्टार लगा रहता है, शर्तें लागू। जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी इन सारी योजनाओं में छोटे छोटे स्टार लग जाएंगे, पूरा फिल्टर हो जाएगा। जिन जिन लोगों को अभी लाडली बहना बनी उनमें से आधे हो सकता है कट जाए, आप इसलिए बाहर, आप इसलिए बाहर, आप इसलिए बाहर। या ये भी हो सकता है कि भाई उन्हें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में दिया जाए। तो कुल मिला के ये बात, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि बजट की बहुत खराब हालत है। लगातार आप कर्ज ले रहे हो, और कर्ज लेके इतने सारे जो कमिटमेंट हैं वो पूरे करना ना तो कांग्रेस के लिए संभव है ना बीजेपी के लिए संभव है। तो ये मैं बिल्कुल एक लाइन में अगर कहूं तो सारी योजनाओं में नीचे स्टार लग जाएगा कि शर्तें लागू, और उस आधार पे लोग फिल्टर कर दिए जाएंगे, भले ही उन्होंने इस नाम पे वोट किया हो, मुफ्त की योजनाओं के नाम पे भले ही वोट किया हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रवीण दुबे जी, जो BSTV के एडिटर इन चीफ हैं। कितना साफ साफ उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश में वे खुद घूमे हैं और उन्हें खुद देखा है, जो एग्जिट पोल है उससे कहीं मेल नहीं खाते हैं। हाँ, कांटे का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है, और ये भी इसलिए कि लाडली बहन योजना का भरपूर प्रचार प्रसार किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में अपने आप को उस पर फोकस किया। तो भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में तो आई है, लेकिन वो जीत रही है, इसमें अभी भी प्रवीण दुबे को संदेह है, और उनका अभी भी मानना है कि कांग्रेस को बढ़त है मध्य प्रदेश में। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप फेसबुक पे से देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।